हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा की इस कक्षा में। तो पिछली क्लासों में राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाले जितने भी भाग थे उन भागों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आज से नया टॉपिक हमारा शुरू हो जाएगा जो ग्रामीण परिवेश है उसके अंतर्गत, और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण विभाग हैं कृषि से संबंधित या उससे संबंधित और जो भी विभाग आ जाएंगे उन सभी प्रमुख विभागों को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र संबंधी उत्तर प्रदेश के प्रमुख विभाग। लिख लेते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र संबंधी ग्रामीण क्षेत्र संबंधी उत्तर प्रदेश के प्रमुख विभाग। ठीक है भाई। तो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित जो भी उत्तर प्रदेश के प्रमुख विभाग हैं उन विभागों को हम लोग समझते हैं। और आज का जो हमारा सबसे पहला विभाग हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश कृषि विभाग। ठीक है भाई, हेडिंग डाल लेते हैं। आज का जो विभाग हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश कृषि विभाग। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश कृषि विभाग को पढ़ लेते हैं। देखिए, एक ऐसा विभाग है जो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रमुख स्थान रखता है। इस विभाग के अंतर्गत जो भी ग्रामीण संबंधी चीजें हैं, जमीन से संबंधी चीजें हैं, वो सारी इसमें आ जाती हैं और किसानों को बहुत सारा लाभ इसके अंतर्गत दिया जाता है। और कृषि एक ऐसी चीज है कि हमारे भारत की अगर हम देखेंगे तो लगभग 60 से ज्यादा, यानी कि 60% से ज्यादा वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो लगभग 64% जो जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित है। और कृषि पर आधारित होने के साथ साथ में हमारी जो अर्थव्यवस्था है या फिर इसके साथ में जो भी चीजें किसानों को दी जाती हैं, आवंटित की जाती हैं, चाहे वो बीज हो या फिर उत्तम खाद हो या फिर मशीन से संबंधी जो भी चीजें हैं वो सब इसी विभाग के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, लिख लेते हैं। देखिए भाई, उत्तर प्रदेश कृषि विभाग जो है वो ग्रामीण विकास के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि आज भी उत्तर प्रदेश की लगभग अगर हम देखेंगे तो लगभग 64% जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की लगभग 64% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ठीक है भाई, कहां की जनसंख्या? तो उत्तर प्रदेश की लगभग, ठीक है, उत्तर प्रदेश की लगभग 64% जो जनसंख्या है वो आज भी कृषि पर निर्भर है। इसीलिए कृषि जो है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर भारत हो, उन सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा देखिए, रोजगार में सहजता भी बनी रहती है। ठीक है, और कृषि विभाग जो है वो रोजगार में भी एक बहुत बड़ी महत्व जो है या फिर बहुत बड़ा एक ऐसा विभाग हो जाएगा जिसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दिया जाता है। अब कृषि विभाग के अंतर्गत बहुत सारे लोग कार्य करते हैं तो कृषि में तो लाभ मिलता है, साथ में जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले व्यक्ति हैं, उनको रोजगार भी इसके माध्यम से प्राप्त होता है। अगली बार अगर हम बात करेंगे तो भारत में 1870 से तीव्र औद्योगिक विकास क्रम में कृषि को भी शामिल करने के लिए निर्णय ब्रिटिश सरकार के द्वारा लिया गया। देखिए, एक पहले विभाग चलता था जिसका नाम था औद्योगिक विकास, और औद्योगिक विकास के क्रम में भारत में 1870 में, उससे पहले नहीं, 1870 में अंग्रेजों के द्वारा या फिर ब्रिटिश काल के द्वारा कृषि विभाग को भी शामिल करने का निर्णय ले लिया गया था। ठीक है, लिख लेते हैं। भारत में 1870 में भारत में
1870 में तीव्र औद्योगिक विकास, तीव्र औद्योगिक विकास क्रम में, तीव्र औद्योगिक विकास क्रम में कृषि को भी शामिल करने का निर्णय, कृषि को भी शामिल करने का निर्णय, अब किसके द्वारा लिया जाएगा, तो उसमें कौन था, ब्रिटिश सरकार थी। ठीक है, शामिल करने का निर्णय ब्रिटिश सरकार द्वारा 1872 में लिया गया था। ब्रिटिश सरकार का निर्णय, ब्रिटिश सरकार का निर्णय 1872 में लिया गया था। ठीक है, 1872 में निर्णय लिया गया था, यानी कि 1870 में क्या किया गया था, औद्योगिक विकास क्रम में कृषि को शामिल करने का निर्णय लिया गया, किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार का। ठीक है, यानी कि भारत में 1870 में तीव्र औद्योगिक विकास के क्रम में, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि उस समय जो औद्योगिक विकास होता है वो किन किन माध्यम से होता है। ठीक है, उद्योग का जो विकास हो रहा था वो किन किन माध्यम से हो रहा है, और वर्तमान में अगर हम कृषि को देखेंगे तो कृषि का उतना महत्व औद्योगिक विकास को बढ़ाने में अब नहीं है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा था। यानी कि भारत की जो इकोनॉमी है वो अगर हम देखें शुरुआती दौर पर तो पूरी की पूरी, क्योंकि पहले बाहरी जो भी चीजें होती थी, यानी कि हमारी जो भी व्यापार वाणिज्य व्यवस्था थी वो इतनी अच्छी नहीं थी शुरुआत में, तो निर्भर किस पर थी, कृषि पर निर्भर थी उस समय। और भारत में 1870 में जो तीव्र औद्योगिक विकास कार्यक्रम चल रहा था उसके अंतर्गत क्या किया गया था, ब्रिटिश सरकार ने 1872 में यह निर्णय लिया कि कृषि को जो है औद्योगिक विकास के क्रम में शामिल किया जाए, और इसके तहत क्या किया गया था, 1875 में विभाग को औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया था, यानी कि इसकी अलग से स्थापना कर दी गई थी। ठीक है भाई, 1875 में कृषि विभाग की औपचारिक स्थापना की गई। लिख लेते हैं, 1875 में कृषि की औपचारिक स्थापना की गई। ठीक है भाई, औपचारिक स्थापना जो है वो इसकी कब की जाती है, तो 1875 में की जाती है। किसकी की जाती है, तो कृषि विभाग की। किसकी हो जाएगी यहां पर, कृषि विभाग की, कृषि विभाग की। ठीक है भाई, कृषि विभाग की औपचारिक रूप से जो स्थापना की गई थी वो 1875 में की गई थी। अब देखिए इसको हटा देते हैं, इसके आगे समझते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे उसी क्रम में इसके बाद में अगला पॉइंट लिखिए, कृषि विभाग स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके इसके लिए इन्होंने देखिए क्या क्या किया था। कृषि विभाग स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके इसके लिए
अब देखिए इसके लिए इन्होंने क्या किया है, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1919 के तहत 1 दिसंबर 1919 को इसे स्वतंत्र विभाग का दर्जा दे दिया गया। 1 दिसंबर 1919 को इसे स्वतंत्र विभाग का दर्जा दे दिया गया। देखिए भाई यहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कृषि विभाग जो है, कृषि विभाग अभी औपचारिक रूप से था, यानी कि पूर्ण उसको जो भी चीजें होती हैं उसके अंतर्गत तो वो पूर्ण रूप से उसमें छूट नहीं थी, औपचारिक रूप से उसको बना तो दिया गया था लेकिन वह स्वतंत्र नहीं था खुद में। तो अब क्या किया गया कि कृषि विभाग स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, किसके तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत क्या किया गया, तो 1 दिसंबर 1919 को इसे स्वतंत्र विभाग का दर्जा दे दिया गया। यानी कि अब कृषि विभाग जो है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र विभाग के रूप में आ गया था या बन गया था। कृषि विभाग की जो विधिवत स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 मई 1920 को। ठीक है भाई, विधिवत तरीके से जो स्थापना हो जाती है वो होती है 1 मई 1920 ईस्वी को। देखिए कृषि विभाग की विधिवत स्थापना 1 मई 1920 को हुई। 1 मई 1920 को हो जाती है किसकी स्थापना, तो कृषि विभाग की जो विधिवत स्थापना होती है सही प्रकार से, ठीक है, जो स्थापना होती है वो कब हो जाती है, 1 मई 1920 को हो जाती है। इसके बाद में देखिए अगला पॉइंट लिखेंगे। और दूसरी बात यह है कि तभी से यह जो संस्था है आज भी स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है, यानी कि तब से लेकर अब तक 1920 से लेकर अब तक यह जो विभाग है यानी कि जो कृषि विभाग है वो पूरी तरीके से अभी भी स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है। इसके अलावा देखिए भारत की स्वतंत्रता के बाद गन्ना विभाग को कृषि विभाग से अलग कर दिया गया था। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारत की स्वतंत्रता के बाद गन्ना विभाग को कृषि विभाग से अलग कर दिया गया था। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या परिवर्तन हुए हैं, भारत जब स्वतंत्र हो गया था उसके बाद में जो गन्ना विभाग है उस गन्ना विभाग को कृषि विभाग से अलग कर दिया गया था। ठीक है, 1974 में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को भी इससे अलग कर दिया गया। ठीक है, जो उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग है उसको भी इससे अलग कर दिया गया। किससे अलग कर दिया गया, तो कृषि विभाग से अलग कर दिया गया था। लिख लेते हैं 1974 में खाद्य एवं उद्यान प्रसंस्करण विभाग को भी
कृषि विभाग से अलग कर दिया गया। ठीक है भाई। 1974 में खाद्य एवं जो उद्यान प्रसंस्करण विभाग जो है इसको भी कृषि विभाग से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, इसको भी जो है कृषि विभाग से अलग कर दिया। कब किया जाता है? तो 1974 में कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब देखिए इसके कुछ उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को हम समझ लेते हैं। तो कृषि विभाग के उद्देश्य, हेडिंग लगा लीजिए एक, कृषि विभाग के उद्देश्य, कृषि विभाग के उद्देश्य। ठीक है भाई, कृषि विभाग के उद्देश्य कौन कौन से हैं उनको समझ लीजिए। तो कृषि विकास दर को बनाए रखना। ठीक है, कृषि विकास दर को बनाए रखना तथा सदैव कृषि वृद्धि का प्रयास करना इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। इसके अलावा जो किसान हैं उनको जो भी विविध फसलें होती हैं उनसे अवगत करवाते रहना। अब मान लीजिए कोई नई किस्म आई है तो किसानों को हो सकता है कि उस किस्म की जानकारी नहीं है, तो कृषि विभाग का यह उद्देश्य होता है कि किसानों तक वह जानकारी पहुंचाएं या उनको जागरूक करें, उन्हें प्रोत्साहित करें, ताकि वह क्या करें, नई नई किस्म जो आती हैं जो अत्यधिक पैदावार देती हैं तो उनका वह लोग उपयोग कर सकें। ठीक है भाई, तो लिख लेते हैं कृषि विकास दर को बनाए रखना, कृषि विकास दर को बनाए रखना। ठीक है, कृषि विकास दर को बनाए रखना। इसके अलावा किसानों को विविध फसलों से अवगत करवाते रहना या फिर उनकी जानकारी देना। किसानों को विविध फसलों से अवगत करवाते रहना। ठीक है भाई, अवगत करवाते रहना। इसके अलावा मान लीजिए किसी भी प्रकार की कोई भी फसल है तो उसकी जानकारी तो देना ही है। अब मान लीजिए कोई किसान ऐसा है जिसने बहुत अच्छे से किसी फसल को किया है तो उसको प्रोत्साहित करना भी मुख्य कार्य होता है, ताकि अन्य जो किसान है वो उनको देखकर और ज्यादा प्रोत्साहित हों और वह लोग भी प्रयास करें कि हम भी अपने खेतों में अच्छी से अच्छी फसल या फिर अच्छी से अच्छी पैदावार कर सकें। तो इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि किसानों की आय में वृद्धि होती है। ठीक है भाई, किसानों की जो आय है उसमें वृद्धि होगी। जब अच्छी पैदावार होगी, ज्यादा फसल होगी और उस फसल में अच्छी जब पैदावार होगी तो सीधी सी बात है कि उसकी जो आय है यानी कि जो किसानों की आय है उसमें भी इसकी वृद्धि होगी। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में नए नए जो रोजगार हैं तो उन रोजगारों को जो रोजगार हैं तो अवसरों की तलाश जो है करते रहना। यानी कि कृषि विभाग जो है मान लीजिए बनाया गया तो उसमें भी रोजगार होता है। अब कृषि के अंतर्गत बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि किसी भी क्षेत्र में जाकर किसानों को समझाना या फिर उनको नई किस्मों की फसल से अवगत करवाना, तो वहां पर भी जो लोग जाते हैं तो उनको भी क्या मिलता है, रोजगार मिल जाता है। इसके अलावा कृषि क्षेत्रों की जो जलवायु है तो जलवायु के आधार पर वर्गीकरण करना, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। कृषि क्षेत्रों को जलवायु के आधार पर
आधार पर वर्गीकृत करना, वर्गीकृत करना। ठीक है, तो ये जो है इसके मुख्य कार्य हो जाएंगे। कृषि क्षेत्रों को जलवायु के आधार पर या कृषि क्षेत्रों को जलवायु के आधार पर वर्गीकृत करना, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। अब इसके अलावा देखिए, एक हेडिंग डाल लीजिए, उत्तर प्रदेश की कृषि दशाओं को कितने भागों में बांटा गया है, या फिर हम जलवायु के आधार पर देख लेंगे, जलवायु के आधार पर प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है भाई, एक पॉइंट देखते हैं, महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा है, इसमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जलवायु के आधार पर कृषि को या फिर उत्तर प्रदेश की जो दशाएं हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो समझ लेते हैं, उत्तर प्रदेश की कृषि दशाओं को उत्तर प्रदेश की कृषि दशाओं को जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर 9 भागों में विभाजित किया गया है, 9 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है भाई, तो कितने भागों में विभाजित हो जाएंगी ये? 9 भागों में, जिसमें सबसे पहला भाग हो जाएगा तराई क्षेत्र, पहला भाग हो जाएगा तराई क्षेत्र, दूसरा भाग हो जाएगा उत्तरी मैदानी भाग या पश्चिमी मैदानी भाग, यहां पर आ जाएगा, अभी हम पश्चिमी समझेंगे, पश्चिमी मैदानी भाग, पश्चिमी मैदानी भाग, ये जलवायु के आधार पर दूसरा भाग हो जाएगा। इसी क्रम में अगर हम देखते हैं तो तीसरा हो जाएगा मध्य पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान। ठीक है भाई, मध्य पश्चिमी मैदान। इसके अलावा आ जाएगा दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क मैदान, दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क मैदान। ठीक है, कितने भाग हो गए हैं? तो 4 भाग हो गए हैं। 5वां हो जाएगा मध्य मैदान, और सर्वाधिक विस्तृत यही वाला है जो गंगा घाटी का क्षेत्र वाला है। ठीक है, जो गंगा घाटी के क्षेत्र का है वही वाला है सबसे ज्यादा विस्तृत। नंबर 5 हो जाएगा मध्य मैदान, मध्य मैदान। इसी क्रम में अगर हम और देखते हैं तो नंबर 6 हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो निचला हिस्सा है मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ वो वाला क्षेत्र हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र। इसके अलावा अगला जो इसका भाग हो जाएगा, अगला क्षेत्र हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्तर पूर्वी मैदानी भाग। नंबर 7 लिख लेंगे, उत्तर पूर्वी मैदानी भाग। ठीक है, उत्तर पूर्वी मैदानी भाग। इसके अलावा हो जाएगा पूर्वी मैदानी भाग। नंबर 8 लिख लेंगे यहां पर, पूर्वी मैदानी भाग। और इसी क्रम में नंबर 9 हो जाएगा विंध्यन क्षेत्र। ठीक है,
विंध्यन क्षेत्र। तो इस प्रकार से इसका जो वर्गीकरण किया गया है वो 9 आधार पर किया गया है, 9 भागों में बांट दिया गया है जलवायु के आधार पर। पहला है तराई क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी मैदानी भाग, तीसरा है मध्य पश्चिमी मैदान, चौथा हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क मैदान, पांचवा हो जाएगा मध्य मैदान, छठवां हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र, सातवां हो जाएगा उत्तर पूर्वी मैदान, आठवां हो जाएगा पूर्वी मैदानी भाग और 9 नंबर का हो जाएगा विंध्यन क्षेत्र। तो इस प्रकार से जलवायु के आधार पर जो उत्तर प्रदेश की दशाएं हैं उनको 9 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे समझते हैं। देखिए भाई, तो अगली हेडिंग डाल लेंगे कृषि विभाग की चुनौतियां। क्या क्या इसकी चुनौतियां हो सकती हैं? कृषि विभाग की चुनौतियां। ठीक है, इसकी कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हो सकती हैं, जिसमें पहला पॉइंट लिख लेंगे मृदा के गिरते स्वास्थ्य का प्रबंधन करना, बहुत महत्वपूर्ण है। मृदा के गिरते स्वास्थ्य का प्रबंध करना। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट लिख लेंगे मृदा के गिरते स्वास्थ्य का प्रबंध करना। अगर मिट्टी सही से कार्य नहीं कर रही है तो उसको ठीक करवाना, उसकी देखरेख करना। इसके अलावा किसानों द्वारा पशुपालन कम करने की जो समस्या है यह भी एक बड़ी चुनौती है। किसानों द्वारा पशुपालन कम करने की समस्या। ठीक है, एक ये समस्या यहां पर देखने को मिली है कि किसान जो हैं वो धीरे धीरे पशुओं को पालना कम कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए रासायनिक उर्वरकों को, कीटनाशकों का बड़ा या फिर ज्यादा प्रयोग होना। यहां पर जो खाद है उसमें भी सही प्रकार से प्रयोग नहीं हो रहा है। कीटनाशक जो भी दवाएं हैं उनका बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है जो कहीं ना कहीं मिट्टी में नुकसान पहुंचा सकती है। और जैविक उर्वरकों का जो प्रयोग है वो सुनिश्चित नहीं है। ठीक है, कभी भी आगे पीछे या फिर कम ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो ये भी एक चुनौती है। जैविक उर्वरकों का प्रयोग सुनिश्चित ना होना, तो यह भी एक समस्या हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा समझिए कृषि विभाग की कुछ उपलब्धियां भी हैं। जैसे यहां पर चुनौतियां हैं उसी प्रकार से कुछ उपलब्धियां भी हैं। तो उपलब्धियों में देखिए हम क्या समझते हैं, हेडिंग डाल लेंगे यहीं पे, कृषि विभाग की उपलब्धियां। कृषि विभाग की उपलब्धियां देखिए, अब जो कृषि विभाग की उपलब्धियां हो जाएंगी उनमें प्रमुख उपलब्धि कौन सी हो जाएगी, तो कृषि विभाग द्वारा मृदा परीक्षण के लिए जनपद स्तर पर प्रयोगशाला स्थापित किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है जनपद के स्तर पर एक बड़ी प्रयोगशाला जो है वो बनाई जा रही है, जिससे किसानों को तुरंत लाभ मिलेगा। अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है तो तुरंत ही बता दिया जाएगा कि किस प्रकार की कौन सी समस्या है। ठीक है भाई, कृषि विभाग द्वारा मृदा परीक्षण के लिए देखिए, कृषि विभाग द्वारा मृदा परीक्षण के लिए
जनपद स्तर पर प्रयोगशाला का निर्माण किया जा रहा है। प्रयोगशाला का निर्माण किया जा रहा है। किस स्तर पर किया जा रहा है? तो जिले के स्तर पर किया जा रहा है, जिसके तहत जो है किसानों को तुरंत लाभ मिल जाएगा। और इसके अलावा देखिए, कृषि विभाग द्वारा 2010-11 में अपनी मृदा पहचानो अभियान चलाया गया, जो बहुत ही ज्यादा सफल रहा था। कब चलाया गया था? 2010-11 में चलाया गया था। ठीक है भाई, 2010-11 में कृषि विभाग द्वारा अपनी मृदा पहचानो अभियान चलाया गया था। अब इस अभियान में क्या होता था कि एक बड़ी सी बस होती थी और बस में लैब को सेट कर लिया गया। और जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायत है, उस एक ग्राम पंचायत में या किसी गांव में आकर वो बस खड़ी हो गई। जो भी किसान है सभी को जानकारी दे दी गई है कि अपने खेत की मिट्टी को पहचानो कि आपकी खेत की मिट्टी में कितनी ज़्यादा गुणवत्ता है, कितने प्रतिशत उपजाऊ है, या फिर किस चीज़ की कमी है, वो सारी चीज़ें ये बताएगी। तो किसानों ने क्या किया, अपने खेत की मिट्टी को लेकर आए और मिट्टी की जांच जो है उस बस में जो लैब सेट की गई थी वहाँ पर करना शुरू किया गया था। तो लैब के द्वारा जो है मिट्टी की जांच की गई और उस मिट्टी की गुणवत्ता को वहाँ पर बताया गया था कि क्या कमी है, क्या ठीक होना चाहिए, किस खेत की मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा ठीक है। तो ये अभियान बहुत ज़्यादा सफल रहा था। सभी किसानों ने अपनी मिट्टी को पहचानने के लिए मिट्टी लेकर आए और जाना था कि हमारे खेत की जो मिट्टी है वो कितने प्रतिशत उपजाऊ है या फिर उसमें किस चीज़ की कमी है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर बताई गई थी। ठीक है, कौन सा अभियान था? अपनी मिट्टी पहचानो। इसके अलावा देखिए, किसानों को रबी, खरीफ, जायद फसलों की जो बुआई होती है उससे पहले मृदा परीक्षण के लिए भी प्रेरित किया गया था। कि यानी कि अगर आप कोई भी फसल कर रहे हैं, आप अपने खेत में कोई भी फसल बोने वाले हैं या लगाने वाले हैं, तो उससे पहले मृदा का परीक्षण करवा लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि क्या हमारी मृदा इस फसल के लिए बिल्कुल तैयार है कि नहीं है। अगर किसी चीज़ की कमी होती है तो जो भी उससे संबंधित दवाइयाँ आती हैं वो अगर डाल दी जाती हैं तो फिर जो फसल है वो हमारी और अच्छी हो जाएगी, अच्छी किस्म की होगी और उसमें बढ़ोतरी होगी। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं वो सब किससे संबंधित हो जाएंगे? कृषि विभाग की उपलब्धियों से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, कुछ पत्रिकाएं भी निकाली गई थी, जैसे कृषि चिंतन नामक पत्रिका निकाली गई थी, बिल्कुल फ्री थी। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर, कृषि चिंतन नामक एक पत्रिका निकाली गई थी जो बिल्कुल फ्री थी और उसमें कृषि से संबंधित जानकारियां दी गई थी। कौन सी पत्रिका थी? कृषि चिंतन पत्रिका। ठीक है, यह पत्रिका प्रकाशित की गई थी, बिल्कुल निःशुल्क थी। तो कृषि से संबंधित बहुत सारी जो जानकारी हैं वो इस पत्रिका में दे दी गई थी। इसके अलावा अगर हम और समझते हैं तो किसान, वैसे बहुत सारी हो जाएंगी, अगर हम पूरे दिन बात करें तो उपलब्धियां कम नहीं होंगी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, हम उनको समझ लेते हैं। केवल किसानों के लिए बीमा भी चलाए गए। इसके अलावा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है उसको सफल बनाने के लिए लगातार प्रयास किए गए थे। और किसान संबंधी जो योजनाएं हैं तो या फिर सूचनाएं हैं उनको जो दैनिक समाचार पत्र हैं उनमें भी प्रकाशित किया गया था। तो ये सारी चीजें उपलब्धियों के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है भाई, कोई भी अगर नई उपलब्धि आती है देश में या उत्तर प्रदेश में तो जो भी अखबार हैं उनमें इन सब से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो दे दी जाती थी। इसके अलावा देखिए, अगर किसानों को या फिर किसान जो खाद प्रयोग करते हैं तो उसके प्रयोग में
कैसा प्रभाव आता है उस चीज की भी जानकारी दी गई कि अगर आप ये खाद डालते हैं या फिर इतने प्रतिशत डालते हैं, इतनी डालते हैं, इतने बीघा में डालते हैं, एकड़ में डालते हैं, तो कितनी मात्रा में उसको देना चाहिए और कितनी मात्रा में जो है फसल के आधार पर, फसल खेत में है या खाली खेत है तो किस आधार पर कब कब खाद को देना चाहिए, तो वो सारी जानकारियां भी देना यहां पर चालू कर दिया गया था। इसके अलावा देखिए भारतीय कृषि बीमा निगम जो है उसके द्वारा भी बहुत सारे कार्य किए गए थे, यानी कि बीमाओं को चलाया गया था, बीमा पॉलिसी चलाई गई थी। तो ये सारी चीजें कृषि विभाग की उपलब्धियों के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। और उर्वरक जो है उसके नमूनों का भी परीक्षण किया गया था, जैसे लखनऊ है, बनारस है, मेरठ है, यहाँ पर प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको लिख लेते हैं उपलब्धियों के ही अंतर्गत। देखिए भाई, उर्वरकों के नमूनों को पहचानने के लिए लखनऊ, वाराणसी, मेरठ में प्रयोगशाला स्थापित की गई, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उर्वरक जो है, जो भी खाद है, उसके नमूनों को पहचानने के लिए, उसको पहचानने के लिए बनारस में, लखनऊ में, मेरठ में, यहाँ पर उर्वरक को पहचानने के लिए प्रयोगशाला जो है वो बनाई गई, ताकि पता चल सके कि कौन सी खाद ज्यादा लाभदायक है और उसकी मात्रा हमें कितनी देनी चाहिए। इसके अलावा कृषि विभाग के निर्देशन के आधार पर जो उर्वरक है उसकी गुणवत्ता की जांच निर्धारित कर दी गई थी। और आगरा हो गया या अयोध्या हो गया, बरेली हो गया, यहां पर भी नई नई प्रयोगशालाएं जो हैं वो बनाई गई थी, ठीक है। यानी कि लखनऊ, बनारस, मेरठ, इनके अलावा अयोध्या हो गया, और इसके अलावा अगर हम देखते हैं आगरा वाला क्षेत्र हो गया, तो यहां पर भी क्या किया गया था कि कुछ प्रयोगशालाएं यहां पर भी बनाई गई थी। इसके अलावा देखिए, कपास के विकास के लिए आगरा, हाथरस, अलीगढ़ और मथुरा में कार्य किया जा रहा है। किसके विकास के लिए? कपास के विकास के लिए आगरा, मथुरा, अलीगढ़, ठीक है, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस में कार्य किया जा रहा है, ठीक है। यहां पर जो है कार्य किया जा रहा है, किसके विकास के लिए? तो कपास के विकास के लिए यहां पर कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो कृषि विभाग द्वारा कृषि रोजगार के लिए युवाओं को बहुत सारे जो कुशल हैं, कुशल कार्य, ठीक है, कुशल कार्य हैं, वो भी यहां पर दिए गए हैं। तो कपास के विकास के लिए तो इन क्षेत्रों में ये सब किया जा रहा है, एवं जो भी युवा लोग हैं तो उनके लिए क्या, रोजगार के लिए कुशल प्रशिक्षण जो है वो यहां पर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें इसकी गुणवत्ता से संबंधित हो जाएंगी, ठीक है भाई, गुणवत्ता से संबंधित हो जाएंगी। इसके अलावा एक योजना और चलाई गई थी, उस योजना को हम और समझ लेते हैं। इसके अलावा देखिए, एक योजना चलाई गई थी, वो योजना कौन सी थी? कृषि से संबंधित। उसका नाम हो जाएगा पारदर्शी किसान सेवा योजना। पारदर्शी किसान सेवा योजना, ठीक है भाई,
पारदर्शी किसान सेवा योजना। अब यहां पर क्या किया जाता था कि किसानों की किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं होती थी उनका निवारण किया जाता था, यानी कि किसानों की समस्याओं का निवारण, किसानों की समस्याओं का निवारण। देखो, अगर किसी भी किसान को कोई भी समस्या होती थी तो एक नंबर दे दिया गया था इस योजना के अंतर्गत, तो इस नंबर पर अगर आप कॉल करेंगे तो वहां पर क्या होगा, आपको जो भी समस्या है उसको बताया जाएगा और उसको बताने के बाद में जो भी उसका निवारण होता था वो निवारण इसके अंतर्गत बता दिया जाता था। इसमें क्या होता था, पंजीकरण होता था सबसे पहले, उसके बाद समस्या को बताना होता था या टाइप करना होता था, उसके बाद सुझाव, और उसके बाद अगर आप सुझाव से संतुष्ट हैं या नहीं है, अगर मान लीजिए नहीं है तो शिकायत। ये 4 चीजें इसमें मुख्य थी, और समस्या, सुझाव, पंजीकरण और शिकायत। ठीक है, यानी कि आपको किस चीज से शिकायत है या फिर आप किस समस्या का समाधान चाहते हैं। तो इसमें जो मुख्य चीजें थी वो था पंजीकरण, नंबर 1 पंजीकरण। ठीक है, पंजीकरण के अलावा हो जाएगा समस्या, उसके अलावा हो जाएगा सुझाव, और उसके अलावा हो जाएगा शिकायत। ठीक है, पंजीकरण, समस्या, सुझाव और शिकायत। इसके अलावा और इसमें जो मुख्य पॉइंट में देखने को मिला था वो मिला था अनुदान। नंबर 5 हम लिख लेंगे, अनुदान। ठीक है, अनुदान में क्या होता था, हमें कौन कौन सी चीजें यहां पर प्राप्त होती थी, जैसे बीज, जैसे उर्वरक। ठीक है, उर्वरक हो गया, बीज हो गया। इसके अलावा सिंचाई, बाजार से संबंधित जो भी चीजें हैं, भाव से लेके और भी जो भी चीजें हैं। इसके अलावा किस चीज की मांग हो रही है, ठीक है, मांग। और इसके अलावा जो भी नई तकनीकियां आती थी, नई तकनीकी। ठीक है, जो भी नई तकनीकी आती थी, नई तकनीकी, तो उन सभी के बारे में जानकारियां दे दी जाती थी। ठीक है भाई, तो ये सब क्या हो जाएगा, पारदर्शी किसान योजना के अंतर्गत किसानों की जो भी समस्याएं होती थी उनके निवारण के लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में योजनाओं से ही संबंधित अगला वीडियो रहेगा हमारा, उसमें और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, तो उन योजनाओं को पढ़ेंगे जो भी उत्तर प्रदेश में किसानों के निवारण के लिए या फिर कृषि से संबंधित व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए या फिर ग्राम्य समाज को एकजुट या फिर ग्राम्य समाज में ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं को दूर किया जा सके और जो भी लाभ हैं वो सब मिलें। तो इस प्रकार की जो भी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं को हम लोग पढ़ते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।